नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे देश की राजनीति में घट रहे घटनाक्रम के बारे में। अभय सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते, नमस्ते। आपका भी ये स्वागत है। जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर के आंकड़े हैं, मुझे तो वो काफ़ी चौंकाने वाले लगे कि हुँ, अगर एक राज्य की मतदाता सूची में पौने 3 करोड़ लोगों का नाम गलत था, फर्जी था, तो फिर तो सारे चुनाव में गड़बड़ी हो रही थी। हुँ। तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये कितना आश्चर्यजनक है आपके लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की जो राजनीति है, वो काफ़ी जटिल है। उसकी पेचीदगी को समझने की ज़रूरत है। बिहार में जो हुआ, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, वो कुछ और है। अब मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश में मेरा कहना है कि 1 नहीं, 2 चुनाव आयोग काम कर रहे हैं। एक चुनाव आयोग वो है, जो उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के लिए, पंचायतों के चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करता है। और एक चुनाव आयोग वो है जो कि विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करता है। हुँ, कई राज्यों में ऐसा होता है कि विधानसभा और लोकसभा के लिए जो वोटर लिस्टें तैयार की जाती हैं, वो स्थानीय निकायों और ग्रामीण चुनावों के लिए भी इस्तेमाल कर ली जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसके जो जिसके जो निदेशक या जो कर्ता-धर्ता हैं, वो सीधे-सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति जवाबदेह हैं, क्योंकि वही उसकी नियुक्ति करते हैं। हुँ, वो उनके अधीन है। और जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सीईओ जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो ज्ञानेश कुमार जी के प्रति जवाबदेह हैं। ज्ञानेश कुमार जी हम जानते हैं कि मोदी जी के प्रति जवाबदेह हैं। हुँ, तो इतिहास से वो मोदी जी के प्रति जवाबदेह हुए। हुँ, अच्छा, ये दोनों ही चुनाव आयोग अपने-अपने तरीके से वोटर लिस्टें तैयार कर रहे थे पिछले दिनों। जो ज्ञानेश कुमार जी के चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार जी के जो सीईओ हैं, वो एसआईआर के ज़रिए वोटर लिस्ट तैयार कर रहे थे। और जो राज्य चुनाव आयोग के इंचार्ज हैं, वो अपने और एसआईआर तो नहीं, लेकिन दूसरे तरीकों से जो वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, वो ग्रामीण चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार कर रहे थे। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जो 12 करोड़ से ज़्यादा की संख्या अभी एसआईआर के ज़रिए पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की जो घोषित की गई है, वो संख्या केवल ग्रामीण उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए जो संख्या घोषित की जा चुकी है, उसके बराबर है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में भी 12 करोड़ वोटर बताए जा रहे हैं, और केवल ग्रामीण उत्तर प्रदेश में, जिसमें शहरी उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, वहाँ भी 12 करोड़ के आस-पास वोटर बताए जा रहे हैं, 12 करोड़ से कुछ ज़्यादा। तो अब ये कैसे हो सकता है कि 12 करोड़ प्लस वोटर ग्रामीण क्षेत्रों में हों और 12 करोड़ प्लस वोटर पूरे उत्तर प्रदेश में हों? ये तो नहीं हो सकता। पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले वोटर कम होने चाहिए। या आप कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के वोटरों के मुकाबले वोटर ज़्यादा होने चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश के मुकाबले वोटर कम होने चाहिए। तो इन दोनों में बराबर कैसे हो सकते हैं? यहीं पूरा पेच फँसा हुआ है पूरे मसले का। एसआईआर पूरी होने से पहले जो ग्रामीण वोटर लिस्ट तैयार पहले कर दी गई, उसकी वोटर लिस्ट प्रकाशित भी कर दी गई, और योगी आदित्यनाथ को उसके नाम उसकी संख्या भी पता लग गई, क्योंकि वो तो सीधे-सीधे उन्हीं के अधीन में थे। तो जब उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट की संख्या की भनक योगी आदित्यनाथ को लगी, तो उन्होंने कहा कि भाई, इसमें तो करीब 4 करोड़ वोटर कट रहे हैं। तभी उन्होंने वो अपने उस कार्यक्रम में वो मशहूर वक्तव्य दिया, विवादास्पद वक्तव्य दिया कि 4 करोड़ वोटर कट रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश भाजपा को चाहिए कि वो जाए, इन वोटरों को बचाए। अच्छा, अब आप बताइए कौन-सी वोटर लिस्ट मानी जाए? ये कैसे हो सकता है कि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव तो बाद में होगा, उससे पहले ग्रामीण चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, और वो पंचायतों के चुनाव जो होते हैं, वो आगे जाकर एक ज़िले में जो पहले जिला परिषद जो कहलाती थी, उसका नेतृत्व चुनते हैं वो लोग। उसका शहरों की राजनीति पे भी असर पड़ता है, और पूरे ज़िले की राजनीति पे उसका असर पड़ता है। पूरे ज़िले के विकास के लिए जो संसाधन होते हैं, वो संसाधन उसके हाथ में होते हैं।
तो उत्तर प्रदेश में ये क्या घपला हो रहा है? भई जो ग्रामीण जो वोटर लिस्ट बनी है, उन्होंने तो कोई वोट वोट काटा नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो जितने वोटर हैं उन सबकी हमने लिस्ट बना दी। उनको अद्यतन करके या उनके तथ्यों का नवीकरण करके उनको लेटेस्ट बनाकर उन्होंने उन्होंने उसकी लिस्ट बना दी उसकी। इन्होंने वोटर काट दिए करीब आप ही बता रहे हैं 3.5 करोड़ वोटर कट गए। भई योगी जी ने यही तो कहा 4 करोड़ वोट कट गए हैं। तो योगी जी की बात सही थी तकरीबन। अभी तो पौने ऐसी 3 करोड़ का आंकड़ा है। हैं? पौने 3 करोड़ का आंकड़ा है अभी। हाँ, मेरा कहना है पौने 3 करोड़ का आंकड़ा है। ऐसी तो अगर ये स्थिति सामने है, तब तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लिस्ट बनाई गई है, उसको भी स्थगित कर देना चाहिए। और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लिस्ट बनाई गई, उसको भी स्थगित कर देना चाहिए और जाँच होनी चाहिए कि ये सब घपला क्यों हो रहा है? इस मसले को लेकर तुरंत विपक्ष को और सब लोगों को अदालत में जाना चाहिए कि ये कैसे संभव है कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश के में जो वोटर्स हैं, जो लिस्ट में मौजूद हैं, उनमें से बहुत से वोटर कट गए होंगे। वो वोटर विधानसभा में अभी 2027 में चुनाव होंगे तो उसमें वोट नहीं डाल पाएँगे। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं निकट भविष्य में और दूरगामी भविष्य में, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त चुनौती है ये पूरा मामला। ये बहुत ज़बरदस्त घपला है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार भी फँसी हुई है और केंद्र सरकार और उसका चुनाव आयोग भी फँसा हुआ है। तो आपकी बातों से क्या हम ये अर्थ निकालें कि एक खींचतान चल रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में? ऐसा लगता है आपको? साफ तौर पे तो ये ऐसा दिख ही खींचतान रहा तो है। निश्चित रूप से चल ही रही है और हम लोग बहुत दिनों से इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन साथ-साथ ये भी है कि अ, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी दिखाई पड़ रही है। यानी अमित शाह का जो खेमा है और योगी आदित्यनाथ का खेमा है, उनके बीच में एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ अभी दिल्ली गए थे, सबसे मिले, अमित शाह से मिले, नरेंद्र मोदी से मिले, जगत प्रकाश नड्डा से मिले, मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन है, उनसे मिले, सबसे मिल के आए हैं वो। तो कुछ दोनों के बीच में कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिससे ये मिलना-जुलना ज़रूरी समझा गया ताकि चुनाव से पहले विवाद अगर अभी नहीं ये फैसला किया गया तो जब तक टिकट बँटने की नौबत आएगी तब तक तो मामला बहुत ज़्यादा दुश्मनी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो दूसरी तरफ ये भी होगा। प्रश्न ये नहीं है, मेरा कहना है कि ये तो ख़ैर राजनेताओं के आपसी झगड़े और दोस्ती और दुश्मनी का सवाल है। वो तो होता रहता है, अभी भी चलता रहेगा, किसी न किसी रूप में। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में कितने वोटर हैं? एक वोटर जो है उसको सब जगह वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। अगर वो गाँव में रहता है तो गाँव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, शहर में रहता है तो शहर में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। वो कहीं भी रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो गाँव के वोटर हैं, जब पूरे आम चुनाव हो पूरे प्रदेश में, तो पता लगा उसमें से बहुत से लोगों करोड़ों लोगों के पास तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं रह गया, क्योंकि उनके उनके वोट ही काट दिए गए हैं। मेरा प्रश्न ये है, इस समस्या को कैसे हल किया जाए? और जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त हैं, वो इस समस्या को किस रूप में देख रहे हैं? और तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, वो उनके पास इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या उपाय है? वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो अदालत में जाएँगे? क्या वो ज्ञानेश कुमार जी को ज्ञापन देंगे? क्या करेंगे? और ये बॉल विपक्ष खे के पाले में भी है और ये बॉल भाजपा के पाले में भी है, दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है। जितनी भाजपा की ज़िम्मेदारी है, उतनी ही समाजवादी पार्टी की भी ज़िम्मेदारी है, कि ये जो विसंगति है, इस विसंगति को किसी न किसी प्रकार से दूर किया जाए। और जो अ, ग्रामीण उत्तर प्रदेश के लिए मतदाता सूची बनी है, वो पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए बनी मतदाता सूची के साथ पूरी तरह समस्वर हो। जैसे आपने अभी कहा और ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वो अदालत में जा रही हैं, कुछ मामले लेकर शायद वो गई भी हैं। तो इसमें हर बार एक अंतिम शिकायत का दरवाज़ा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर लोगों का रुक जाता है कि अच्छा वहाँ जाकर हमने दरवाज़ा खटखटा दिया, अब कुछ न्याय होगा। लेकिन काफ़ी लंबे समय से मसला चल रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आप इसमें अदालत की भूमिका से कितने संतुष्ट हैं या आप उसको कितना न्यायपूर्ण मानते हैं या
उससे आपको बदलाव की कितनी संभावना दिखती है? तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, न्याय वो होता है जो बिना देर-दार के हो। देखिए, जब भात बासी हो जाए उसके बाद उसको दावत में आप परोसें, तो आपकी प्रशंसा नहीं होगी। तो जब बिहार में एसआईआर हो रही थी तब सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया था। उन्होंने फैसला ही नहीं दिया पूरा और बिहार में चुनाव भी हो गए। उसी एसआईआर के द्वारा बनाई गई वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हो गए। जो एसआईआर ठीक थी कि नहीं थी न्यायालय में विचाराधीन है। अच्छा, फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है शिकायत का मंच तो क्या है फिर? और हमारे पास बचता ही क्या है? तो अपनी इस गड़बड़ी और कमी के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के इस मसले को ले जाया जाना चाहिए। और देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कहता है। देर हो चाहे सबेर हो, कम से कम वहाँ पर मामला दर्ज तो किया ही जाना चाहिए। वरना ये होगा कि शिकायत करने का जो मंच था, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मंच था, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया, उसकी तरफ देखा ही नहीं गया। गेंद को सुप्रीम कोर्ट के पाले में भी डालना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र को सही तौर पे चलाना सुप्रीम कोर्ट की भी ज़िम्मेदारी है। केवल सुप्रीम कोर्ट की ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम जी। कोर्ट की भी ज़िम्मेदारी है। हुँ, हुँ। एक बात जो बिहार के चुनाव के समय भी कही जाती थी और अभी भी मेरे मन में आ रही है कि अगर पौने 3 करोड़ लोगों का नाम कटा है, तो कम से कम 5 लाख लोगों को तो विपक्ष सामने ला सकता है, जो ये कहें कि देखो मेरा नाम गलती से काट दिया गया, हुँ, षड्यंत्रपूर्वक काट दिया गया। हुँ। क्या ऐसे लोगों का ना ला पाना विपक्ष की नाकामी मानी जाए या ये कहा जाए कि ऐसे लोग तो हैं ही नहीं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का मामला बहुत पेचीदा है। इस नाम-वाम कटने से कायदे से विपक्ष की पार्टी को सबसे ज़्यादा नाराज़ होना चाहिए था, लेकिन वहाँ विपक्ष की पार्टी नाराज़ नहीं है। उसकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उसमें संतोष का भाव है कि एसआईआर यहाँ ठीक ही ठाक हुई है। जो समाजवादी पार्टी मानती है कि इससे भाजपा में बेचैनियाँ हैं, भाजपा को नुकसान हो सकता है इस बात से, हमें नुकसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जानकारी रखने वाले कई पत्रकार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अ, समाजवादी पार्टी एसआईआर की प्रक्रिया से शुरू में नाराज़ थी, उसे अंदेशे थे, लेकिन बाद में धीरे-धीरे उसके अंदेशे दूर हो गए और वो अब एसआईआर की प्रक्रिया पे कोई भी विपरीत टिप्पणी नहीं कर रही है। जबकि भाजपा के अंदर उसको उसको लेके बेचैनियाँ हैं। खुद योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जो 4 करोड़ वोट कटे हैं, उसमें से 80-90% हमारे वोट हैं। इसका मतलब है कि या तो शहरों के वोट ज़्यादा कटे हैं या ऊँची जातियों के वोट ज़्यादा कटे हैं, पता नहीं क्या बात है, ये तो पता चलेगा। तो समाजवादी पार्टी से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो पहलकदमी लेकर जिन लोगों के वोट कटे हैं, उनको उनको प्रमाण के तौर पे पेश करेगी कि वोट उनके गलत काटे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, वो कुछ सीधा-साधा मामला नहीं है। वो टेढ़ा-मेढ़ा मामला है, वो उलझा हुआ मामला है। और वो भाजपा के अंदरूनी राजनीति के कारण ज़्यादा उलझ गया है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के खींचतान, टकराव के कारण। बिल्कुल, अब आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ये भी कह सकते थे कि एसआईआर जो वोटर लिस्ट प्रकाशित करेगी, उसी से हम पंचायतों के चुनाव भी करा लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्हें पहले से इस बात को लेकर संदेह था कि एसआईआर में घपला होने वाला है। इसलिए एसआईआर के आंकड़ों को प्रश्नांकित करने के लिए, उन पर सवालिया निशान करने के लिए, उन्होंने राज्य चुनाव आयोग को सक्रिय कर दिया। और उसने भी एक वोटर लिस्ट तैयार कर दी। अब 2 वोटर लिस्टें मैदान में आ गई, कम से कम उत्तर प्रदेश के गाँवों को लेकर तो वोटर लिस्टें मैदान में आ ही गई। तमिलनाडु में भी तकरीबन 1 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं, 97 लाख लोगों का आंकड़ा जारी हुआ है। वहाँ पर अमित शाह जी लगातार जा रहे हैं, उनका बयान आज मैं देख रहा था, उन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा करप्शन है, कमीशनखोरी है तमिलनाडु में, देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है वहाँ पर। क्या एसआईआर की मदद से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भाग्य का उदय हो सकता है अगले विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये सारे आरोप तो हर सत्ताधारी दल के ऊपर लगाए जाते हैं। सत्ताधारी दल अगर जितने ज़्यादा समय सत्ता में है, उतने ही आरोप अपेक्षाकृत सही भी होते हैं, मैं ये मानता हूँ। भाजपा की सरकारें बहुत प्रदेशों में हैं, हम लोग जानते हैं कितना भ्रष्टाचार है। डीएमके बहुत लंबे अरसे से सत्ता में है, निश्चित रूप से बहुत भ्रष्टाचार होगा। टीएमसी लंबे अरसे से सत्ता में है, निश्चित रूप से बहुत भ्रष्टाचार होगा। ये एक भारतीय राजनीति की एक स्वाभाविक गति है। और जो आदमी विपक्ष है, भाजपा वहाँ विपक्ष है, जब वो चूँकि अपना दावेदारी करना चाहती है, इसलिए वो कह रही है कि भ्रष्टाचार है।
तो इससे कोई खास मुझे परिस्थिति में फर्क नहीं पड़ता होने के लिए। जहां तक भाजपा की किस्मत का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के कदम वहां की राजनीति में जमे हुए नहीं है। भाजपा कोशिश कर रही है वहां पर नई जमीन तोड़ने की अपने लिए। तो बहुत आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर द्रविड़ पार्टियों को टक्कर दे पाना। वहां भाजपा को किसी स्थापित पार्टी या किसी उभरती हुई पार्टी के साथ समझौता करना होगा। जो एआईएडीएमके है, उसके जो फैक्शन है, अभी वहां पे एक नए फिल्म स्टार हैं विजय। तो विजय की पार्टी काफी लोकप्रिय लग रही है, लोग प्रतीत हो रही है, उभरती हुई लग रही है। वो भी डीएमके के बहुत खिलाफ हैं, सत्तारूढ़ द्रमुक के बहुत खिलाफ हैं। उसकी भाषण में इस तरह अमित शाह ने नाराजगी व्यक्त की है, भ्रष्टाचार ही कहा है, वैसा वो भी कहते हैं, यही बातें वो भी कहते हैं। तो हो सकता है कि डीएमके को हराने के लिए एआईडीएमके की शक्तियां, विजय और भाजपा की शक्तियां एकजुट हो जाएं और फिर वो डीएमके को टक्कर दें। उससे हो सकता है कि तमिलनाडु, तब जब एक बार इनमें एकजुटता आ जाएगी, इनमें गठजोड़ बन जाएगा, तब फिर देखा जाएगा कि डीएमके किस स्थिति में है। इस पूरी प्रक्रिया में एसआईआर की स्थिति को देखते हैं किसी रूप में प्रभावी कारक के तौर पर, या फिर हम ये माने कि चूंकि वहां पर डीएमके के द्वारा बहुत तीखा विरोध नहीं हो रहा है, तो मोटे तौर पर वहां एसआईआर ठीक ही हुआ है? नहीं, विरोध तो उन्होंने किया है, वो तो अदालत वगैरह में भी गए थे उसके खिलाफ और विरोध भी किया है उन्होंने। असल में तब हमारी दिक्कत ये है कि हमारे पास तमिलनाडु की खबरें नहीं है। तमिलनाडु के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, अखबारों में भी नहीं आती, टीवी पे भी नहीं आती। दक्षिण भारत के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता, अब तक हत्या-वत्या ना हो जाए, कुछ इस तरह की गतिविधि ना हो जाए कोई, तब तक कुछ बताते ही नहीं है कुछ भी। जो कुछ जानकारी है वो उत्तर भारत के बारे में होती है, पश्चिम भारत के बारे में होती है, उत्तर-पूर्व के बारे में पहले वहाँ के बारे में भी कम होती थी। आजकल वहाँ के बारे में कुछ मिलने लगी है जानकारी और मध्य भारत के बारे में जानकारी होती है। दक्षिण भारत की तो तकरीबन मीडिया ने और सब लोगों ने उपेक्षा ही कर दी है। एक वीडियो डोनाल्ड ट्रंप का मैंने सोशल मीडिया पर देखा, वायरल हुआ, आपने भी शायद देखा होगा, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं। उन्हें पता था कि मैं नाराज हूँ, तो मेरी नाराजगी दूर करने के लिए उन्होंने रसिया से तेल लेना कम कर दिया। आप इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं, खासतौर पर इस संदर्भ में कि भारत की विदेश मंत्रालय ने इस संदर्भ में कोई टीका-टिप्पणी ही नहीं की? क्या ये नरेंद्र मोदी जी की छवि के लिए घातक है? देखिए, मैं इस विषय पे काफ़ी बोल चुका हूँ, इसलिए मैं संक्षेप में इसका जवाब दूँगा। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती भारत के लिए बहुत महँगी पड़ रही है। नरेंद्र मोदी के लिए भी महँगी पड़ रही है। इस दोस्ती ने ऐसे बहुत से सवाल छोड़ दिए हैं, जिनके उत्तर आज तक नहीं दिए गए हैं और नरेंद्र मोदी को आज नहीं तो कल, सत्ता में रहें या न रहें, उसके उत्तर देने पड़ेंगे। और उस उन सवालों का मिला-जुला कर एक बड़ा सवाल है कि न ऐसी क्या मजबूरी है, जो नरेंद्र मोदी को चुप रहने के लिए विवश कर रही है? भाई ये कहना कि हम खुश नहीं थे, इसलिए हमें खुश किया गया और नहीं हम खुश होंगे तो हम और टैरिफ लगा देंगे। ये तो बहुत अपमानजनक है। कोई अगर मेरे और आपके बारे में ऐसी बात करे तो हम लोग तो उसका कड़ा जवाब देंगे। मुझे पक्का यकीन है मैं भी कड़ा जवाब दूँगा और आप भी कड़ा जवाब देंगे। हमने ठेका ले रखा है किसी को खुश खुश करने का। भारत ने ठेका नहीं ले रखा है अमेरिका को खुश करने का या डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का। भारत के अपने हित हैं। जहां तक दोस्ती के सवाल है, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय संप्रभुता, उसका आदर, किसी नेता में दुनिया के ये साहस नहीं होना चाहिए वे कहे कि भारत हमें खुश करने के लिए मजबूर है। भारत के प्रधानमंत्री हमें खुश करने के लिए मजबूर हैं और अगर हम नाखुश हो गए तो हम इतना नुकसान कर देंगे आपका। ये अधिकार किसी को नहीं है और इसका भारत की तरफ से कड़ा जवाब ना आना इस बात की ओर संकेत करता है कि मामला कुछ और है। मामला क्या है ये हमें नहीं पता। लेकिन ये केवल मामला ये नहीं है कि अगर ट्रंप नाराज हो गए तो भारत से जो अमेरिका का व्यापार है, वो व्यापार खत्म हो जाएगा। अरे भाई क्या खत्म होगा? अगर सारा व्यापार खत्म हो जाए तब भी भारत के कुल घरेलू उत्पाद पे आधे से 1.5% के बीच में असर पड़ेगा। टोटल जीडीपी पे इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो क्या इतने जीडीपी के लिए हम लोगों को ट्रंप की उल्टी-सीधी बातें सुननी चाहिए?
इसका मतलब है कि मामला कुछ और है। मामला कुछ और से संकेत ये कि कुछ ऐसी जो राजनीति जो पर्दे के पीछे चलती है, सीधे तौर पे उसकी व्याख्या राजनीति नहीं भी की हो जा सकती सकती। है, कोई व्यक्तिगत मसले भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते। भई क्या पर्दे के पीछे राजनीति चल रही है? हुँ, क्या अगर अमेरिका बहुत दिन तक भारत से नाराज़ रहा है। पूरे 70 के दशक में भारत से नाराज़ था, जब इंदिरा गांधी की सोवियत संघ से दोस्ती थी, तो अमेरिका हमेशा नाराज़ रहता था। भारत में अमेरिका के खिलाफ हमेशा प्रदर्शन होते रहते थे। क्या फ़र्क पड़ेगा भारत के ऊपर? हुँ, भई अपना आत्मसम्मान खो के तो आप भी आमदनी नहीं करना चाहेंगे, कोई भी आमदनी नहीं करना चाहेगा। हुँ। ऐसा क्या हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को खरी-खरी सुना दी जाएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा भारत का क्या नुकसान कर देंगे जो अभी तक वो नहीं पहले ही नुकसान किए हुए हैं भारत का? हुँ, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जिस पर काफ़ी चर्चा रही आज के अखबारों में भी वो है उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत याचिका को नकारे जाने को लेकर। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये माने कि ये सिर्फ़ कानूनी पचड़े की बात है या फिर कुछ दबाव भी है न्यायपालिका पर? देखिए, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई कानूनी योग्यता नहीं है इसके ऊपर टिप्पणी करने की। लेकिन मैंने मशहूर जो वकील हैं दुष्यंत दवे उनकी टिप्पणी इस बारे में सुनी है पूरी। और खुद पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इकबाल अंसारी जस्टिस इकबाल अंसारी से मैंने इस बारे में बातचीत की है। इन दोनों का ही मानना है कि ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, मैं उन्होंने जो कहा है वो कह रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन्हें पसंद नहीं है। इन दोनों जो कानून के महारथी हैं, एक बहुत बड़े वकील हैं, एक बहुत बड़े जज हैं। उनका मानना है कि ये कानून जिस जस्टिस इकबाल अंसारी का कहना है कि ये एक कमज़ोर निर्णय है और दुष्यंत दवे का कहना है कि ये बिल्कुल अनुचित निर्णय है। जस्टिस अंसारी ने कुछ बातें उठाई हैं, बहुत संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना ये है कि जिस आधार पर इन दोनों को छोड़कर बाकी को ज़मानत दी गई है, उस आधार पे तो उनको पहले भी ज़मानत दी जा सकती थी। फिर 5 साल तक जेल में क्यों रखा गया? भई, अब 4 साल बाद ज़मानत दे देते, 3 साल बाद ज़मानत वो आधार तो पहले भी कायम थे, तब क्यों नहीं ज़मानत दी गई? एक तो उन्होंने ये बात कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अ, अगर किसी के खिलाफ कोर्ट मानता है कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला साबित होता है, मामला बनता है, तो वो उसको रिहा नहीं करेगा ज़मानत पर। ये बात सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ मामला बन प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी मामला बनता है, इसलिए इन्हें ज़मानत नहीं दी जा सकती। यहाँ तक इकबाल अंसारी मानते हैं कि कोर्ट की बात सही है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इसका। कोर्ट को ये भी ज़िम्मेदारी निभानी है कि इन दोनों को इंसाफ मिलने में देरी ना हो। मतलब एक्सपीडाइट किया जाए, जो कानूनी कार्रवाई है वो एक्सपीडाइट की जाए, वो नहीं हो रही है। उसमें राज्य की विफलता है, पुलिस की विफलता है। तो पुलिस की विफलता की सज़ा इन दोनों को क्यों मिले? भई 5 साल तक वो जेल में रह चुके हैं। अब उनके ऊपर 1 साल तक ये भी पाबंदी लगा दी गई कि वो ज़मानत की अर्ज़ी भी तक नहीं दे सकते। ये तो एक तरह से सज़ा ही सुना दी गई उन्हें पूरी। 1 साल आपके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ है, लेकिन 1 साल तक आप ज़मानत की अर्ज़ी देने के अधिकार से भी वंचित हो गए। किसी व्यक्ति को ज़मानत की अर्ज़ी देने के अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है? किसी भी तर्क के आधार पर। तो ये सब बातें बताई गई हैं। आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे कल या परसों जल्दी ही और बातचीत करेंगे प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति के बारे में। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।